Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy. Subject Chemistry, Class 9th and Metric, Sin Textbook Board, Jamshoro. Chemistry. There are 18 contents in this book of chemistry. The first is Introduction to Chemistry. Introduction to Chemistry. This chapter is mainly divided in 5 portions. First is what is chemistry? The second is landmarks in the history of chemistry. Third is role of chemistry in the society. Fourth is branches of chemistry, and the fifth postulate is scientific approach in chemistry. First postulate is what is chemistry? Chemistry आखिर होती क्या है? First, coming to the definition, chemistry is the branch of science that deals with the properties, composition and structure of matter. Chemistry साइंस की ऐसी ब्रांच है जो कि properties, matter की composition, कि वो कैसे बना है, स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. केमिस्ट्री ऑल्सो डील्स विद द चेंजेस इन्वॉल्व इन द मैटर. केमिस्ट्री जो है वो मैटर के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उनको भी स्टडी करती है, जैसे कि मैटर की स्टेट में चेंज होना, मैटर की फॉर्म में चेंज होना, सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफर होना, ये सब जो है वो केमिस्ट्री हमें डील करती है. इन सबको हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. इट ऑल्सो डील्स विद द प्रिंसिपल्स विच मैटर कैन अंडरगो, और ये उन नुकात पर भी स्टडी करती है जिन पर मैटर जो है वो अंडरगो करता है, यानी कि मैटर जिन प्रॉपर्टीज पर, जिन प्रिंसिपल्स पर मैटर चलता है, उन प्रॉपर्टीज और प्रिंसिपल्स की स्टडी भी हम केमिस्ट्री में करते हैं. केमिस्ट्री हमारी सोसाइटी का एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे कि हमें ड्रग्स फॉर्मेशन, जो कि हमारी डिजीज के अगेंस्ट जिनसे हम फाइट करते हैं, ड्रग्स की फॉर्मेशन होती है, पेस्टिसाइड्स की फॉर्मेशन, इंसेक्टिसाइड्स की फॉर्मेशन, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पेस्टिसाइड्स यानी कि जो इंसेक्ट्स क्लियर होते हैं वो हमारी क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्टिलाइजर्स की ग्रोथ करना, जिनकी वजह से हमारी जो क्रॉप्स है वो अबंडेंट, या हमारा जो फूड है वो अबंडेंट क्वांटिटी में हमें मिलता है. फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हमारे जो व्हीकल्स हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम बहुत ज़्यादा व्हीकल्स यूज़ करते हैं, और इन सब व्हीकल्स के लिए जो फ्यूल होता है वो सब केमिस्ट्री ही की प्रोडक्शन है. वैरायटी इन क्लोथ्स एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, यानी कि वैरायटी इन क्लोथ्स का मतलब है कि हम जो पहनते हैं, जो ओढ़ते हैं, उस सब में जो वैरायटी होती है, यानी कि हम एक तरह की चीज़ तो हरगिज नहीं पहन सकते. उनमें जो डाइज यूज होते हैं, यानी कि हर कपड़े को कलर करने के लिए जो लेदर हम पहनते हैं हमारे शूज और बैग्स के लिए, वो उस लेदर की क्वालिटी चेंज करता है केमिस्ट्री. केमिस्ट्री जो है उस लेदर की प्रोडक्शन बढ़ाता है. तो केमिस्ट्री एक ऐसी मेन फैक्टर है हमारी सोसाइटी का जो कि हमारी डेली, हमारी इंडस्ट्रियल और हमारी रूटीन जो इकोनॉमी ग्रोथ है वो सब जो है वो केमिस्ट्री ही के अंडर हम स्टडी करते हैं, और सिर्फ केमिस्ट्री ही इन सब की आउट ग्रोथ कर सकता है. Second postulate is landmark in the history of chemistry. Over the centuries, chemistry has undergone remarkable progress, and this time period is divided into 4 periods. सबसे पहले कि केमिस्ट्री के लैंडमार्क्स इस हिस्ट्री के अंदर क्या है, मतलब केमिस्ट्री की हिस्ट्री के अंदर इसके लैंडमार्क्स क्या है. केमिस्ट्री ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है. सबसे पहले तो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल की जाती है आर्ट और क्राफ्ट्स में, जैसे कि पोट्री है, ग्लास मेकिंग है, डाइंग यानी कि जो कलर करने का प्रोसेस होता है, कपड़े पर कलर करना, या जो डाइज होते हैं, जो कलर होते हैं, उनकी प्रोडक्शन, उनको बनाना, एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर कलर चढ़ना, ये सब जो है वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे. लेकिन केमिस्ट्री ने जो मेन जो प्रोग्रेस की है उसको हमने 4 मेजर पीरियड्स में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट इज द ग्रीक पीरियड, सेकेंड इज द रोमन पीरियड, थर्ड इज द मुस्लिम पीरियड, एंड द फोर्थ एंड लास्ट इज द मॉडर्न पीरियड. First, discussing about the Greek period. Greek period is all about Greek philosophers. यहाँ पर मैं 3 मेजर जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ग्रीक पीरियड को स्टार्ट किया, या ग्रीक फिलोसफी को, ग्रीक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया, उनके नाम लेना बहुत अहम समझूंगी. प्लाटो, एरिस्टोटल, डेमोक्राटस, ये तीनों ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मेन ब्रांचेस रखी हैं ग्रीक केमिस्ट्री की, या ग्रीक पीरियड में जो केमिस्ट्री है उसकी जो ब्रांचेस रखी हैं वो इन तीनों साइंटिस्ट ने रखी. इन्हीं की वजह से केमिस्ट्री की फर्स्ट डेवलपमेंट हुई है. इन्होंने जो है वो एलिमेंट्स, एटम्स और केमिकल रिएक्शंस के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया कि एलिमेंट होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि हीलियम है, हाइड्रोजन है, बोरॉन, मैग्नीशियम, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं. फिर इनके रिएक्शंस होते हैं, जैसे अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो वाटर फॉर्मेशन हो रही है, तो वो उनका रिएक्शन होता है कुछ. और एटम्स को इंट्रोड्यूस करवाया कि एक
हर मैटर जो है वो एटम से बना हुआ होता है, जो कि स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल होते हैं। इन्होंने ये भी इंट्रोड्यूस करवाया है कि मैटर जो है वो 4 मेजर एलिमेंट से ड्राइव किया गया है, जो है सॉइल, एयर, वाटर और फायर। जो सॉइल है उसकी अलग प्रॉपर्टीज है, वाटर की अलग प्रॉपर्टीज है, एयर की अलग प्रॉपर्टीज है और फायर की अलग प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले जो सॉइल होती है वो ड्राई होती है, जो फायर होती है वो हॉट होती है, ये इनकी प्रॉपर्टीज है। जो वाटर होता है वो कोल्ड होता है और जो एयर होती है वो कोल्ड होती है। तो जो हमारी इन सारी जो है वो इन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि जो मैटर है वो इन 4 एलिमेंट से बना हुआ है और इन चारों एलिमेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। सेकेंड इज द रोमन पीरियड्स। रोमन में जो है वो ग्रीक्स को फॉलो किया और उन्होंने जो है वो केमिकल आर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ाया, डेवलप किया। इन्होंने मेटलर्जी प्रोसेस को इम्प्रूव किया, यानी कि मेटल के अंदर जो प्रोसेस होते हैं उनकी डिस्क्रिप्शन को इम्प्रूव किया। इन्होंने ज़्यादातर थियोरिटिकल नॉलेज नहीं दे पाए, जैसे कि जो भी इनका काम था वो सारा एम्पेरिकल था, एक्सपेरिमेंटल था। तो ये जो है वो थियोरिटिकल नॉलेज ज़्यादातर नहीं दे पाए, कि जो रिटन में या जो एक्सप्लेनेशंस में जो नॉलेज थी वो ज़्यादा तक नहीं दे पाए, लेकिन इन्होंने डेवलपमेंट की अपनी एक्सपेरिमेंटल नॉलेज पर, एक्सप्लेनेशनल नॉलेज के अलावा। The Muslim period. Muslim period starts from 600 to 1600 AD. This period is known as the period of alchemists. बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट थे, मुस्लिम साइंटिस्ट थे, जिन्होंने मिडिल एजेस में कुछ हिजरत के कुछ सालों के बाद साइंस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस दी। स्पेशली जो है वो साइंस की ब्रांचेस जिनमें जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड या केमिस्ट्री के जो बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं उनमें कंट्रीब्यूशंस दी। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशंस और साइंटिफिक मेथड्स को इंट्रोड्यूस करवाया। साइंटिफिक नॉलेज जो आज है वो सारी जो है वो मुस्लिम स्कॉलर्स की कंट्रीब्यूशन पर बेस्ड है। अल्केमिस्ट जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स जैसे कि फनल, बीकर, क्रूसिबल्स, इन सबको इंट्रोड्यूस करवाया। क्रूसिबल्स जो कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूजन में हेल्प करते हैं हमें। उन्होंने जो है वो डिस्टिलेशन के लिए प्रोसेसेस को इंट्रोड्यूस करवाया और बैलेंस वेट जो है उन्हें इक्विपमेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया और उनकी प्रोडक्शन की। उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा एसिड्स, एल्कोहल्स और मेडिसिन की भी डिस्कवरीज की, जैसे कि HCl या कोई और एसिड्स हैं। उन सबकी जो डिस्कवरीज हैं वो मुस्लिम पीरियड्स के दौरान हुई हैं। सबसे पहले आ जाते हैं जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान जो जिनको जनरली फादर ऑफ अल्केमी कहा जाता है, यानी कि केमिस्ट्री के फाउंडर हैं या फादर हैं जाबिर बिन हयान। उन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को इंट्रोड्यूस करवाया, इन्वेंट किया, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और वाइट लाइट को बनाने में काम आते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड भी एक एसिड है और वाइट लाइट भी एक ऐसा बेस है जो कि हमारे जो वॉल्स पर जो पेंट होता है उनमें यूज होता है। या वाइट लाइट एक ऐसी बेस है जो कि हमारी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल-राजी जो थे वो भी एक फिजिशियन थे, वो केमिस्ट भी थे और एक फिलोसफर भी थे। उन्होंने जो है वो सब्सटेंसेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, जिनका लिविंग ओरिजिन है उनको अलग कर दिया और जिनका नॉन लिविंग ओरिजिन है उन्हें सेपरेट कर दिया। जिसके लिविंग ओरिजिन में हम ले सकते हैं HCl जो कि हमारे स्टमक का जूस है। HCl वो एक लिविंग ओरिजिन यानी कि हम लोग लिविंग है। उसके अलावा हम ले सकते हैं कि पोटैटो से हमें स्टार्च मिलता है, तो वो भी जो स्टार्च है उसका लिविंग ओरिजिन है, यानी कि पोटैटो एक लिविंग थिंग है, तो इस वजह से हमने उसे लिविंग ओरिजिन वाली चीज़ों में डिवाइड कर दिया। इसके अलावा नॉन लिविंग ओरिजिन वाली जो चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे कि कोल है वो माइनिंग से में फॉर्म होता है, जो सॉल्ट्स हैं वो भी माइनिंग से फॉर्म होते हैं, गोल्ड या इस तरह की जो भी सारी चीजें जो नॉन लिविंग जिनका ओरिजिन है उन्हें सेपरेट कर दिया। उन्होंने जो है वो अल्कोहल के फर्मेंटेशन के प्रोसेसेस को भी प्रिपेयर किया, यानी कि अल्कोहल किस तरह से फर्मेंटेशन प्रोसेस से प्रिपेयर हो सकता है और अल्कोहल की जो है वो किस तरह से फॉर्मेशन हो सकती है फर्मेंटेशन प्रोसेस से। उसके बाद आ जाते हैं अल्बेरोनी। केमिस्ट्री में जो डेंसिटीज फॉर्म करने का मेथड है वो अल्बेरोनी ने हमें डिस्क्राइब किया और अल्बेरोनी ने इस मेथड को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। इब्ने सीना जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं अपनी जो है वो मेडिसिन में इनकी जो कंट्रीब्यूशन है उनके लिहाज से बहुत ज़्यादा फेमस है। इब्ने सीना ने काफ़ी बुक्स लिखी हैं अपनी मेडिसिन के लिहाज से। उसके अलावा वो एक केमिस्ट भी थे, फिलोसफर थे, मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमी में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। ये सारी इब्ने सीना की कंट्रीब्यूशन हैं मुस्लिम
इंडस्ट्री में या मुस्लिम पीरियड में, ये सारे जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे वो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा वेज फाइंड आउट किए हैं जिनसे बेसर मेटल्स को जो है वो एक एक्सपेंसिव मेटल में, जैसे कि लेड को गोल्ड में या कॉपर को गोल्ड में हम जिस तरह से ट्रांसफर करते हैं या जिस तरह से इसकी प्रोडक्शन होती है, वो सब इन केमिस्ट्री के साइंटिस्ट। द मॉडर्न पीरियड, रॉबर्ट बॉयल को फादर ऑफ मॉडर्न पीरियड भी कहा जाता है। रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले अपना ये आइडिया दिया कि केमिस्ट्री शुड बी रिगार्डेड एज अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर विद द सोल एम ऑफ प्रमोटिंग नॉलेज। और उनके इस आइडिया के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज हुई और कुछ सालों में ही केमिस्ट्री ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। सबसे पहले जे ब्लैक ने जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की स्टडी की, जे प्रीजले ने ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की स्टडी की और उसको डिस्कवर किया। शीले ने जो है वो क्लोरीन गैस डिस्कवर की। कैवेंडिश ने जो है वो हाइड्रोजन और लवॉइजर ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया और लवॉइजर ने ये भी बताया कि जो ऑक्सीजन है वो 1/5 कंस्टिट्यूटेड है हमारी एयर के अंदर। जॉन डाल्टन ने एक अहम जो है वो किरदार अदा किया और मैटर की एटॉमिक थ्योरी को डिस्क्राइब किया और उन्होंने आइडिया दिया एटम्स और मॉलिक्यूल्स का, और जिसकी बना पर उन्होंने एटॉमिक वेट का भी जो है वो डिस्कवरी भी की। जॉन डाल्टन ने ही। गेल ल्यूसेक ने जो है वो, और एवोगाड्रो, ड्यूलैंग, पेटिट और तमाम और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है वो डिटर्मिनेशन दी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में। इसी दौरान जो है वो जे ब्रिसेलियस ने आइडिया दिया सैम्बल्स, फार्मूलाज और केमिकल इक्वेशंस के बारे में, जिसकी वजह से जो स्टडी है वो ज़्यादा सिस्टमेटिक हो गई, ज़्यादा प्रोफेशनल हो गई और से ज़्यादा जो है वो इन्हेंस किया मेंडलीफ ने, जिन्होंने जो है वो पीरियडिक अरेंजमेंट को इंट्रोड्यूस किया, डिस्कवर किया। आयनिक थ्योरी जो थी और आयनिक थ्योरी और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस उन्हें जो है आर्हेनियस ने बढ़ाया। माइकल फेराडे ने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को इंट्रोड्यूस किया और उसके अलावा जे थॉमसन और एच बैकरल, मैरी क्यूरी, नील बॉहर, ई रदरफोर्ड और इन सब ने जो है वो डिस्कवरीज की एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, रेडियो एक्टिविटी के बारे में, और इन्हीं की वजह से जो है वो आज के न्यूक्लियर एज का दरवाज़ा पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद बहुत सारे और भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अहम किरदार अदा किए, लेकिन ये तमाम वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मॉडर्न पीरियड को बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया। के बाद हम आ जाते हैं रोल ऑफ केमिस्ट्री इन आवर सोसाइटी, यानी कि केमिस्ट्री हमारी सोसाइटी में क्या अहम किरदार अदा करती है। केमिस्ट्री जो है वो हमारी सोसाइटी में बहुत अहम किरदार अदा करती है, जैसे कि केमिस्ट्री ही की हेल्प से हम अपनी डेली रूटीन के तमाम काम कर सकते हैं। हम इवन हमारी मॉर्निंग रूटीन में जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो भी केमिस्ट्री की आउटग्रोथ है। अगर सोडियम फ्लोराइड हमारी टूथपेस्ट में ना हो तो हमारी टीथ की वाइटनिंग, टीथ की प्रोटेक्शन या टूथ डीके से प्रोटेक्शन नहीं हो सकती। इसके अलावा हमारे हेयर वॉशेस जो होते हैं जैसे कि शैम्पू या हमारे जो सोप्स होते हैं और इसके अलावा डिटर्जेंट्स और तमाम चीज़ें जो है वो केमिस्ट्री की आउटग्रोथ है। हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री ने कहाँ कहाँ क्या क्या हमें हेल्प की है। सबसे पहले आ जाता है रोल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, हमारी सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट है। क्लोरीन जो है वो एक अहम कंस्टिट्यूट है हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज का, जो कि पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड को प्रोड्यूस करता है। क्लोरीन हमें ऐसा कंपाउंड है जो ऐसे कंपाउंड है जो कि ब्लीचिंग के अंदर यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट यानी कि डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज होता है। वाटर को अगर हम ट्रीट करें क्लोरीन के साथ तो वाटर के अंदर जो पैथोजेंस होते हैं वो किल हो जाते हैं। इसके अलावा ब्लीचिंग एजेंट यानी कि कलर वाइट कर देता है या जो भी कलर होता है उस कलर को क्लियर कर देता है। एक डिसइंफेक्टेंट है क्लोरीन। इसके अलावा क्लोरीन के बहुत अहम किरदार हैं, जैसे फ्लोराइड्स या जो क्लोरीन होता है वो सॉल्वेंट्स के अंदर, पेस्टिसाइड्स के अंदर, रेफ्रिजरेंट्स के अंदर, रेफ्रिजरेंट्स यानी कि जिससे हमें खुशबू होती है, फ्रेग्रेंस होती है, उनके अंदर इस्तेमाल होता है। फ्लेम रिटार्डेंट है यानी कि फ्लेम्स को ख़त्म कर देता है। ड्रग्स के अंदर क्लोरीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कि प्लास्टिक्स और पाइप्स बनाने में हेल्प करता है, उस सबको क्लोरीन की फॉर्मेशन से ही हमें फॉर्म होता है। अब आ जाते हैं रोल ऑफ केमिस्ट्री इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे अहम किरदार है रोल केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री जो है अगर इंडस्ट्रीज के अंदर ना हो
तो जो हमारी डेली रूटीन की चीजें, जैसे हमारे क्लोथ्स हैं, अगर हम रॉ कॉटन है हमारे पास तो हम रॉ कॉटन को वेयर तो नहीं कर सकते। सारी जो केमिकल कोऑर्डिनेशन और केमिस्ट्री जो है वही सारे हमारे पास जो क्लॉथ होता है उसकी मैन्युफैक्चर करवाती है। अगर लेदर हमारे पास रॉ हो तो उसका हमारे पास कोई यूज नहीं है, लेकिन उसी लेदर को अगर हम केमिकल प्रोसेस से गुजारें तो उसी लेदर को हम अपने शूज के अंदर, बैग्स के अंदर, जैकेट्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं और हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे डेली रूटीन में काम आता है। इसके अलावा डिटर्जेंट्स, फर्टिलाइजर, सोप्स, एक्सक्लूसिव मटेरियल जो कि हमारी असले के तौर पे यूज होता है बॉर्डर्स वगैरह पर, ये सारी चीजें हमें जो है वो केमिस्ट्री की हेल्प से मिलती हैं और केमिस्ट्री का जो अहम किरदार है वो इस्तेमाल होता है और हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। अगर इंडस्ट्रीज में केमिस्ट्री ना हो तो हमारी इकोनॉमी भी ग्रो नहीं करेगी। रोल ऑफ केमिस्ट्री मेडिसिन। मेडिसिन हमारे मुल्क का एक ऐसा शोबा है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेल्थ रिलेटेड, जब तक हेल्थ ना होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो जो आजकल सर्जरीज होती हैं उन सब में भी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, जैसे एनेस्थेटिक्स यानी कि एनेस्थीसिया बनाने में, जो कि बेहोश, एनेस्थीसिया हम कहते हैं जो कि बेहोश करने में यूज होता है मटेरियल या केमिकल, उसे हम एनेस्थीसिया कहते हैं, वो यूज सर्जरीज के दौरान होता है और उन्हें बनाने में केमिस्ट्री काम आती है। एंटीसेप्टिक्स यानी कि जहाँ पर इन्फेक्शन होते हैं, इन्फेक्शन को क्लियर करने में एंटीसेप्टिक्स यूज होते हैं। उसके अलावा बहुत सारी और चीजें जैसे कि ड्रग्स हो गई हमारी या कोई भी डिसइंफेक्टेंट्स, ये सारी चीजें जो है वो केमिस्ट्री ही हमें फॉर्म करती है, जिनकी वजह से हमारी हेल्थ जो है वो रीगेन होती है या हम जो है वो अपनी प्रोलॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। अगर केमिस्ट्री ना हो तो जिसको बुखार होगा वो बुखार भी क्योर नहीं हो सकता। इवन केमिस्ट्री से तो आजकल कैंसर और दूसरी भी कितनी सर्जरीज हैं या कितने प्रोसेसेस हैं, कितनी रेडियोग्राफीज और ये वो सब कुछ हो सकता है केमिस्ट्री की हेल्प से। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। इसका कंक्लूजन क्या है? एज ए एजुकेटेड सिटीजन एंड कंज्यूमर्स understand the profound effect both positive and negative that chemicals have in our lives। यानी कि केमिस्ट्री जो है वो दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। जैसे कि हमारी दुनिया में एक्सक्लूजन मटेरियल बनाने में भी केमिस्ट्री यूज होती है, लेकिन अगर हम उन एक्सक्लूसिव मटेरियल्स का मिसयूज करेंगे तो वो केमिस्ट्री का मिसयूज होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है कि केमिस्ट्री हमारे बेनिफिट्स के लिए बनाई गई है और इसका अगर हम गलत यूज करेंगे तो वो हमारे ये हैजार्डस है। जिस तरह के ड्रग्स होते हैं, कुछ ड्रग्स हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं जो कि हमें क्योर करते हैं, कुछ ड्रग्स जो कि जिस तरह से ब्रेन स्टिमुलस वगैरह को डिस्टर्ब कर देते हैं या न्यूरॉन्स को डिस्टर्ब कर देते हैं, वो हमारे लिए हेल्थ हैजार्डस है। इसी वजह से हमें चाहिए कि हम जो है वो एज अ गुड सिटीजन, एज एन एजुकेटेड सिटीजन इस बात को समझें कि हम केमिस्ट्री का पॉजिटिव यूज करें, ना कि केमिस्ट्री का नेगेटिव यूज करें जो कि हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट करता है। Coming to the branches of chemistry, there are 9 major branches of chemistry. First is physical chemistry. It is a branch of chemistry that deals with the laws and the principles governing the combination of atoms and molecules in a chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स जिन लॉस और जिन प्रिंसिपल्स पर कंबाइन होते हैं, यानी कि अगर हम एग्जांपल ले लें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वाटर के अंदर, तो किस तरह से वो बॉन्डिंग होती है एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, या किस तरह से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट या हाइड्रोजन किस तरह से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। तो इस सारी स्टडी को, फिजिकली स्टडी को हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट डील्स विद द स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हम हाइड्रो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी या फिर इनके डेरिवेटिव्स की स्टडी। डेरिवेटिव्स यानी कि जो कि हाइड्रोकार्बन से डिराइव्ड किए हों। बेसिकली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो स्टडी है कार्बन कंपाउंड्स की, एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स या कार्बाइड्स, इन सबको छोड़कर जो कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो मोस्ट जो है वो कंज्यूमर्स की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जिसके ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स होती हैं नेचर में, उनकी स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद दिस केमिस्ट्री ऑफ मेटल्स, elements and their compounds generally obtained from non-living organisms। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं या उन एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं जो कि ज्यादातर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें मिल रहा हो या हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से फाइंड करें, जैसे कि
मिनरल्स हो गए या जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इसके मिनरल्स के अलावा हम किसी और से फाइंड करें तो उन्हें हम जो है वो इनऑर्गेनिक्स की स्टडी में काउंट करें। एनालिटिकल केमिस्ट्री, it deals with the study about methods and techniques involved to determine the kind, quality and quantity of various components in a substance. एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम उन टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं या उन टेक्निक्स को डिटरमाइन करते हैं जो कि काइंड, क्वालिटी या क्वांटिटी को फाइंड आउट करें, जैसे किस काइंड का ये सब्सटेंस है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी ये कितनी क्वांटिटी में है, इस सारी एक कंपाउंड की इन सारी प्रॉपर्टीज के स्टडी को हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसके बाद आ जाता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन ये है कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कंपाउंड है उनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बेसिकली जो प्लांट्स या एनिमल्स जो हैं उनके मेटाबॉलिज्म की स्टडी में हम बायोकेमिस्ट्री को काउंट करते हैं, क्योंकि प्लांट्स या एनिमल्स के मेटाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा केमिस्ट्री की स्टडी होती है, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर HCl या जो गैस्ट्रिक जूसेस या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या ग्रैन्युलर सब्सटेंसेस जो होते हैं उनकी स्टडी को हम जो है वो बायोकेमिस्ट्री में काउंट कर सकते हैं। सिक्स्थ आ जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इट डील्स विद द केमिस्ट्री या केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम उन प्रोसेसेस को पढ़ते हैं जो कि केमिकल इंडस्ट्रीज में हो रहे हो या केमिकल इंडस्ट्रीज में जो प्रोसेसेस रन कर रहे हैं उनकी स्टडी को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद आ जाती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं या उन जो है वो एटम्स के बारे में पढ़ते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियाई होता है, या फिर जो न्यूक्लियाई की जो इमिशन होती है या इनविजिबल रेडिएशन की जो इमिशन होती है उसकी स्टडी को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस की स्टडी होती है वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में काउंट करते हैं। एट्थ आ जाती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इट डील्स विद द केमिकल चेंज एंड इट्स इफेक्ट ऑन लिविंग एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम उन सारे चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या लिविंग एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। केमिकल चेंजेस जो कि लिविंग एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में काउंट करते हैं। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में आ जाती हैं उन सारे प्रोसेसेस की स्टडी जो कि पॉलीमराइजेशन के थ्रू हमें मिलते हैं या उन सारे प्रोडक्ट्स की स्टडी जो कि पॉलीमराइजेशन के थ्रू मिलते हैं। It deals with the study about polymerization and the products obtained through polymerization. जैसे कि प्लास्टिक हो गया या सिंथेटिक फाइबर्स, पेपर्स, ये सारे पॉलीमराइजेशन की स्टडी में आ जाते हैं, यानी कि पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में आ जाते हैं। केमिस्ट्री की तमाम ब्रांचेस की अपनी इंपॉर्टेंस है ह्यूमन लाइफ में, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो मेडिकल साइंस की बैकबोन है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमें बताती है एनवायरमेंटल कंपोजिशंस के बारे में और हमें प्रोटेक्ट करती है एनवायरमेंटल हैजर्ड से, यानी एनवायरमेंट जो हमें नुकसान दे सकता है उनसे प्रोटेक्ट करती है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कंपाउंड्स की क्वालिटी को फाइंड आउट करने में कि कौन सा कंपाउंड, जैसे पेट्रोल है उसकी क्वालिटी क्या है, तो वो फाइंड आउट करने में हमें जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री हेल्प करती है। उसके अलावा एनालिसिस करवाती है बायोलॉजिकल सैंपल्स की, जैसे वाटर है, मिल्क, यूरिन, ब्लड, सॉइल, इन सब की एनालिसिस में भी हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री ही काम आती है। केमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारी जो है वो केमिस्ट्री की ऐसी ऐसी टेक्निक्स है जो कि हमें बहुत ज़्यादा काम आती हैं ह्यूमन लाइफ में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक बहुत अहम किरदार अदा करती है रेडियो आइसोटोप्स बनाने में या डिसीजेस से ट्रीट करने में। कैंसर्स या दूसरी जो रेडियोग्राफी के थ्रू डिजीजेस क्योर होती है उन सब को डील करने में केमिस्ट्री में बहुत अहम किरदार अदा करती है ह्यूमन लाइफ में। साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। साइंटिफिक अप्रोच आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और अब हम केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री से क्या मुराद है? जो हमारे नेचुरल फिनोमेना है जो डेली लाइफ में हम देखते हैं, जैसे कि प्लांट्स का ग्रो करना या सनलाइट का अर्थ तक पहुंचना, ये सारे एक ऐसे नेचुरल फिनोमेनाज है जिनको अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन, बहुत सारे बल्कि क्वेश्चंस अराइज होते हैं, उनको एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन जो है वो हमें साइंटिफिक अप्रोच देती है, यानी कि हम किन मेथड से रिजल्ट्स तक पहुंच सकते हैं, किन मेथड से हम जो है वो अपना जो क्वेश्चन है या अपनी जो ऑब्जर्वेशन है
उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, वो सब साइंटिफिक अप्रोच से फाइंड आउट हम कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है स्टेप ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किस तरह से हम करते हैं कि हमें जो है वो हाइपोथेसिस क्लियर मिले। ऑब्जर्वेशन जो है वो सिर्फ टू सी, ऑब्जर्व मतलब टू सी, हम किसी भी चीज को क्रिटिकली ऑब्जर्व करें, क्रिटिकली देखते रहें कि इसमें क्या प्रोसेस हो रहे हैं, या फिजिकली ये चीज हमें किस तरह से नजर आ रही है, इसकी हाइट क्या है, इसकी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, इसका साइज क्या हो सकता है, इसका वेट क्या हो सकता है। ये सब किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो वो उसकी ऑब्जर्वेशन में काउंट होगी। है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम क्रिटिकली विजन में लाएं या एक सिस्टम के अंदर लेकर आए और उसे हम जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकली जो है वो डिस्क्राइब करते हुए या देखते हुए हम उसको रहें, तो वो उसके ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा। और ये ऑब्जर्वेशन जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जैसे एक अगर हम फ्रंट से कोई शख्स किसी चीज को देख रहा है तो जो बैक से इसको देख रहा है उसकी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होगी, और जो फ्रंट से इसे देख रहा है उसकी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होगी, तो ऑब्जर्वेशन गैप आ जाएगा दोनों के बीच में। इसके बाद आ जाता है सेकंड, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बेसिकली होता है इंटेलिजेंट गैस, यानी कि ऑब्जर्वेशन को क्रिटिकली करने के बाद जब हम सारी ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करते हैं और जो हमें रिजल्ट में उसकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास बनती है कि अगर हम फॉर सपोज किसी भी एक स्केल को या किसी भी एक छोटे से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जिसकी लेंथ शायद 2 मीटर हो और उसकी जो विड्थ है वो शायद 30 सेंटीमीटर हो, या इस तरह की कोई भी क्रिटिकल की जो हमारे पास रीडिंग्स आ गई हैं उन सबको कंबाइन करके, उन सबको कलेक्ट करके हमारे पास जो गैस बनेगा उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। थ्योरी जो होती है वो होती है एक हाइपोथेसिस को अगर हम एक्सेप्ट कर लें या हाइपोथेसिस को हम प्रोसीजर में ले आए कि ये बात पॉसिबल है या ये बात जो है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, तो उसे हम जो है वो थ्योरी में काउंट करते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट के बाद अगर हमें कोई हाइपोथेसिस क्लियर नजर आए कि ये हाइपोथेसिस ऑथेंटिक है तो उसे हम थ्योरी में काउंट करते हैं। थ्योरी वैलिड नहीं होती, थ्योरी कभी भी कहीं भी चेंज हो सकती है। अगर आपको इस थ्योरी से ज्यादा कोई जो है वो रिलायबल या इस थ्योरी से एक थ्योरी से जो है वो थोड़ी डिफरेंट और थोड़ी रिलायबल जो थ्योरी अगर आपको मिल सकती है या कोई चेंजेबल थ्योरी आपको मिल जाती है तो वो थ्योरी रिप्लेस कर सकती है पहले वाली थ्योरी को। जब थ्योरी को हम बार बार टेस्ट करते हैं और सारे जो है वो सही आंसर्स आते हैं और तमाम आंसर्स मैच करते हैं तो उस थ्योरी को हम साइंटिफिक लॉ में चेंज कर लेते हैं। साइंटिफिक लॉ जो होता है वो एक ऐसा लॉ है जो कि चेंज नहीं हो सकता और वो दोबारा दोबारा मतलब बार बार टेस्टेड लॉ होता है, जिसकी जो सारी रीडिंग्स है, सारे रिजल्ट्स हैं वो मैच करती हैं, और ये एक माने वाला लॉ होता है जिसमें कोई चेंज या डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। प्रोसीडिंग टू द एक्सरसाइज, मैंने आप लोगों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व कर दिया है जो कि आप अपनी बुक से इजीली टैली कर सकते हैं और इन्हें रीड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर जिनकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पीछे स्लाइड्स में दे दी है। अगर आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं तो आप इजीली पीछे स्लाइड्स को रीड करके या स्लाइड्स को स्टडी करके इजीली आप क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स बना सकते हैं।